नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान लगातार सुर्खियों में हैं, लेकिन अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी की खबरों के बीच अब ये लगभग तय हो गया है कि आजम खान से मिलने अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे। तारीख है 8 अक्टूबर, यानी मायावती की रैली से एक दिन पहले। इस टाइमिंग को लेकर बहुत सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा फिलहाल दिल्ली आ गए हैं अपना इलाज करवाने आजम खान, इसलिए उनके दिल्ली में उनके क्या संभावित कार्यक्रम हो सकते हैं, कौन लोग उनसे मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है और उसकी टाइमिंग भी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी। हेमंत जी, सीधा सवाल, अखिलेश यादव सीतापुर जेल तो नहीं गए, लेकिन अब रामपुर जाएंगे, यानी आजम खान के घर पर जाएंगे उनसे मिलने। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? नीरज, मैं इसमें कुछ नया नहीं देख रहा हूं। ये सामान्य प्रक्रिया है। अब अखिलेश यादव वहां क्यों नहीं गए, इसके पीछे की तमाम वजहें हैं। अखिलेश यादव के करीबियों का कहना है कि जब अखिलेश यादव इरफान सोलंकी को मिलने जेल जाते हैं तो इरफान सोलंकी को सजा के तौर पर वहां से बहुत दूर महाराजगंज भेज दिया जाता है। अच्छा, ओके। और अगर सीतापुर गए होते तो हो सकता है कोई इस तरह की कार्रवाई होती, ऐसा उनके करीबियों का कहना है। लेकिन मेरा शुरू से मानना रहा है कि मुलायम सिंह के रहते हुए भी, मुलायम सिंह के न रहने पर भी आजम खान और अखिलेश यादव या अखिलेश यादव और आजम खान, इन दोनों की एक दूसरे के पर जो जरूरत है उसका कोई विकल्प नहीं है। न इनके पास है न उनके पास है। ये राजनीति है, लंबी राजनीति रही है। आज की तारीख में न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत में सबसे कद्दावर मुस्लिम नेता, सबसे प्रभावशाली मुस्लिम चेहरा अगर कोई है तो आजम खान है। समाजवादी पार्टी की बुनियाद और उसके पहले से मुलायम सिंह यादव के साथ साना बसाना, यानी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। और उनको पता है कि जो उनकी बची हुई राजनीति है और उसके अलावा उनकी अगली पीढ़ी की, उनके बेटे की जो राजनीति है, उसके लिए समाजवादी पार्टी से ज्यादा मुफीद कुछ और नहीं है। और अखिलेश यादव को भी इस बात का इल्हाम है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को एकजाई, एकमुश्त, एकजुट बनाए रखने के लिए उनको राहुल गांधी से दोस्ती, यानी कांग्रेस से समझौता, गठबंधन करना पड़ रहा है, उस मुस्लिम वोट बैंक के लिए आज भी आजम खान से बड़ा कोई चेहरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो दोनों लोगों के जो अपने निजी हित हैं या सार्वजनिक हित हैं, वो एक दूसरे में ही उसका पूर्ण हो सकता है। तो ये दोनों लोगों को पता है। हालांकि इधर सबसे, जैसा आपने जिक्र किया, सही बात है कि उत्तर प्रदेश के सियासत में पिछले एक हफ्ते से अगर सबसे ज्यादा सरगर्मी किसी बात को लेकर के रही तो यही कि अगर आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आते हैं उसके बाद उनका क्या रुख होगा, क्या किसी मध्यस्थ के जरिए बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती के साथ उनके जाने की कोई चर्चा हो रही, कोई बात हो रही, क्या इसकी संभावना है। तो इसमें तमाम ऐसी वजहें हैं जो इस बात को सीधे सीधे खारिज करती हैं। फिलहाल आजम खान के पास ऐसी कोई जरूरत नहीं। आजम खान, देखिए, आजम खान जिद्दी आदमी, इसमें कोई शक नहीं, तुनक मिजाज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी जिद, उनकी तुनक मिजाजी तब भी
चलती थी जब मुलायम सिंह यादव उन पर बहुत निर्भर रहते थे और मुलायम सिंह यादव को वो अपना नेता मानते थे। यानी समाजवादी पार्टी का जब चरम काल था या सक्रिय राजनीति से जब मुलायम सिंह थोड़ा सा विरत हुए और अखिलेश यादव का एक रिजीम आया समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स में, तो भी नाराज हुए कुछ मुद्दों पर आजम खान। लेकिन आजम खान ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। आपको याद होगा, ये सबको याद होना भी चाहिए मुझे, मेरे ख्याल में जो राजनीति की जानकारी रखते हैं, कि एक बार जब जयाप्रदा के मुद्दे को लेकर के आजम खान को समाजवादी पार्टी से बाहर होना पड़ा, और उस वक्त मेरे ख्याल में बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकतवर स्थिति में थी। अगर उनको समाजवादी पार्टी छोड़ना होता तो उससे बेहतर कोई अवसर नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। देखिए, उसकी वजह बता दूं कि एक सिद्धांतों की राजनीति तो की है आजम खान ने। इसको आजम खान के जो विरोधी हैं या आजम खान की आलोचना जो करते हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि उन्होंने अभी कभी अपना रुख नहीं मोड़ा समाजवादी पार्टी या उस विचारधारा से। ऐसे में जब खुद आजम खान मायावती पर और बसपा पर इस बात के इल्जाम लगाते रहे हों कि वो भारतीय जनता पार्टी की बगलगीर है जी, आपका फ्रेम हो गया। भारतीय जनता पार्टी से उसकी कोई दुराभिसंध होगा। आखिरी जी हाँ, फ्रेम फ्रीज हो गया। अभी हाँ जी जी, तो मैं कह रहा हूं कि मैं कोई ऐसी वजह देखता नहीं हूं। हाँ, एक बात जानिएगा जो महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि से आज की तिथि में, कि जो अंदाज जो मिजाज रहा है आजम खान की राजनीति का, 2027 के असेंबली इलेक्शन का एक तरीके से माहौल बनना शुरू हो गया है। ऐसे में जरूर थोड़ा सा एक जो भाव दिखाने वाली बात होती है उस तरह की स्थिति आ सकती है, उस तरह की स्थिति आ सकती है। और थोड़ा सा एक माहौल बना करके 2027 के पहले आजम खान जरूर कोशिश करेंगे कि उनके इलाके में या उनके जो चाहने वाले तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनको 2027 के असेंबली इलेक्शन में टिकट की दरकार है, तो उनके लिए उनकी पैरवी पर थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दी जाएगी ऐसा करने से। क्योंकि अखिलेश यादव भी नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा चेहरा, एक बड़ा मुस्लिम फेस, सबसे बड़ा मुस्लिम फेस, वो कहीं आड़े तक से जाए। जहां तक आपने कहा कि तिथि, तो 9 अक्टूबर को मायावती की बहुत दिनों बाद एक बड़ी रैली प्रस्तावित है। मैं दर्शकों के लिए सवाल दोहरा देता हूं सर, कि अखिलेश यादव के मिलने की जो अभी तारीख आ रही है वो 8 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर को मायावती लखनऊ में एक बड़ी रैली करने जा रही हैं, जिसे उनकी कमबैक रैली के तौर पर बहुत दिनों से चर्चा में है जो रैली। तो इस टाइमिंग को लेकर मायावती की रैली से एक दिन पहले अखिलेश यादव आजम खान से मिल रहे हैं। इस टाइमिंग में क्या कोई सियासी संदेश छिपा है या कोई राजनीतिक कदम छिपा है, क्या है? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और आजम खान या उनके साहबजादे से बातचीत के दौरान ये तारीख तय पाई गई हो, क्योंकि उनका तो कार्यक्रम यही था कि जेल से निकलने के बाद रामपुर जाएंगे अपने घर, उसके बाद वो दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में उनका चेकअप वगैरह होना है, उस सिलसिले में वो बाहर रहेंगे। तो इसी हिसाब से कोई डेट नहीं हुई होगी, वरना तो चर्चा तो ये चल रही थी, इस तरह की तमाम अफवाहें सियासी फिजाओं में थी कि 9 अक्टूबर को सीधे आजम खान जाए अपने यहाँ से निकलेंगे और मायावती के मंच पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सब अफवाहें हैं, इन अफवाहों में दम नहीं है और इसकी कोई ठोस वजह भी नीरज जी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है, ये बात तो थोड़ा सा हैरान करती है लोगों को कि 9 अक्टूबर को मायावती की रैली, वो भी बहुत अरसे बाद हो रही रैली, और इसलिए रैली की एक जो ताकत, जिस बुरी तरीके से अपनी ताकत खोया है मायावती ने, उसके
उसको दुरुस्त करने के लिए एक संदेश देने की रैली की भीड़ अभी भी उनके पास है, दलित वोट अभी भी उनके पास है। दलित मतदाताओं में जो उदासीनता थी या दलित मतदाताओं का जो समाजवादी पार्टी के प्रति रुझान 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा गया था, उसको तोड़ने के लिए, उससे हतोत्साहित करने के लिए और मायावती और बसपा के प्रति फिर से उनका आकर्षण बनाए रखने के लिए एक शक्ति प्रदर्शन की रैली रखी गई है। तो ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसका कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक है। हाँ, डेट तो है, ये बात तो सही है, 9 अक्टूबर और 8 अक्टूबर। और एक राजनीति में एक बात और कहूं नीरज जी, ये भी संभव है कि हो सकता है अखिलेश यादव अगर वो अस्पताल में दाखिल होते हैं 2-4 रोज के लिए या दिल्ली में रहते हैं तो अखिलेश यादव वहां भी मिल सकते हैं। घर तो उनके जाएंगे ही जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, ये बात सही है। एक और राजनीतिक नज़रिए से एक सवाल है कि लोगों का ये भी कहना है कि आज़म खान का जो मुस्लिम सेंटीमेंट, मुस्लिम वोटर में जो आज़म खान को लेकर सेंटीमेंट है, जो बहुत सालों से जिस बात को अंडरलाइन किया जाता है, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव पर बहुत लोगों ने ये आरोप लगाया कि वो तो मुसलमानों के मुद्दे पर बोलते नहीं हैं, उन पर जब मुकदमे होते हैं तो आंदोलन नहीं करते हैं, जब बुलडोजर चलता है तो सामने नहीं आते हैं। इसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में 90% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिला, आंकड़ों के मुताबिक, सर्वेज के मुताबिक, अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को। तो क्या आपको लगता है कि अब ये एक भावनात्मक जज्बाती बात ही रह गई है या एक्चुअली सियासी नजरिए से आजम खान का की वही अहमियत बाकी है कि उनके बिना तो मुस्लिम टूट भी सकता है? देखिए, ऐसी स्थिति कभी नहीं रही कि आजम खान नहीं चाहे तो मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, आजम खान और मुलायम सिंह यादव का साथ बड़ा पुराना रहा है और 1990 के इर्द गिर्द जब मंडल कमंडल की राजनीति का दौर उत्तर प्रदेश में आया और अयोध्या के को लेकर के तमाम फायरिंग और लाठीचार्ज जो इस तरह घटनाएं हुई मुलायम सिंह के 89 से 91 के कार्यकाल में, उसके बाद ये प्रगाढ़ता और ज्यादा हो गई। प्रगाढ़ता होने का कारण यह था, ध्यान रखिएगा ये बात मैं थोड़ा पीछे से इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं, इसके बैकग्राउंडर की बात इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि इसका सीधा ताल्लुक इस बात से है। तो वो दौर था कि मुलायम सिंह के लिए सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे उस वक्त भी आजम खान थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुसलमान मुलायम सिंह के नाम पर वोट दिया करता था और ये दौर था जब मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम सिंह कहा जाने लगा था और मुस्लिमों का आकर्षण मुलायम सिंह के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ऐसा नहीं है। और आज की तारीख में जो स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, एक चीज ध्यान रखिएगा, मुसलमानों की मजबूरी है कि वो इसी अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक को वोट दें, उसके पीछे जाएं। वो जो एक जमाने में स्ट्रेटेजिक वोटिंग कही जाती थी मुसलमानों की, कि उनको भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देना है, वो उसमें डिवीजन हुआ करता था। बहुजन समाज पार्टी अच्छा खासा टिकट देती थी और अच्छे खासे वोट काटती थी मुसलमानों के, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस को साथ लेने के बाद अखिलेश यादव ने इस बात को मुकम्मल कर लिया है कि मुस्लिमों का वोट कहीं इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाएगा। और आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ी जोर शोर से यहाँ लगे थे, लेकिन कोई खास उनको कामयाबी नहीं मिली, बहुत अच्छे वोट उनको नहीं मिले। तो अधिकांश फीसद वोट तो मुसलमानों का जो सबसे अधिकतम जा सकता है वो तो इन्हीं को मिला, अखिलेश यादव के, तो वो चिंता नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव अब बड़ी मैच्योर्ड पॉलिटिक्स करने लगे हैं। समय के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की परिपक्वता और गंभीरता को बढ़ाया है और वो किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि एक बड़ा मुस्लिम चेहरा, एक बड़ा कद्दावर चेहरा किसी कारण से वो उनसे छूटे या उनसे अलग हो, जिसका एक गलत संदेश है। हालांकि संदेश जाएगा भी तो उसका बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ बहुत चतुराई से, वो बहुत रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा एक बात आप देख लीजिए, आपने कई बार देखा होगा कि जो आजम खान है, आजम खान के साहबजादे जो अब्दुल्ला आजम हैं,
से कभी कोई बात किसी ने की होगी या मीडिया ने, आप आपस की बातचीत में, उन्होंने अखिलेश यादव के प्रति हमेशा विश्वास जताया है। एक बात है। दूसरी बात आप ये समझिए, मैं फिर उस बात पे आ रहा हूं जो सबसे अहम बिंदु में देखता हूं। यहां दो पॉइंट हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव जाते हैं कि वो बसपा में जाते या अखिलेश यादव के साथ छोड़ते। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये बन सकता था कि देखिए, अपनी जान से भी ज्यादा आजम खान को मोहब्बत रही है जौहर यूनिवर्सिटी से। आजम खान की राजनीति के बहुत साल मैंने नजदीक से देख रहे हैं। मैंने आजम खान को कभी हाथ फैलाते किसी के आगे नहीं देखा है, कुछ मांगते किसी के आगे नहीं देखा है। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने बहुत जगहों पर हाथ फैलाए, बहुत लोगों से सहयोग लिया, क्योंकि उनकी जिंदगी का मतलब सबसे बड़ा ख्वाब रहा है जौहर यूनिवर्सिटी। तो अब जौहर यूनिवर्सिटी के और बुरे दिन ना आए, हो सकता है इसलिए मायावती के साथ जा करके सत्ता को साधने की कवायद करें आजम खान। इस तरह के स्पेकुलेशंस सियासत के बाजार में थे, सियासत के फिजा में थे, लेकिन ये वजह मैं नहीं देख पाता हूं। इससे ज्यादा जरूरी वजह अगर आप निजी तौर पर देखें, जाति तौर पर नफे नुकसान के हिसाब से, तो आजम खान के सामने आजम खान की राजनीति का तो कुछ ही साल ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे उनकी सक्रियता के। अब तो उनके बेटे की राजनीति का समय आ गया, तो उनके बेटे का भविष्य कहाँ है? उनके बेटे का भविष्य समाजवादी पार्टी में है। उनका उन्हें अपने बेटे को समाजवादी पार्टी का एक अच्छा मुस्लिम, बड़ा मुस्लिम चेहरा बनाना है, उसमें सक्रिय करना है। तो इस वजह से इस तरह कोई फैसला लेने के चांसेस मेरे दृष्टि में कभी भी थे। जी बिल्कुल। एक बात और है हेमंत जी, क्या आपको लगता है कि आजम खान के सियासी रिंग में उतरने के बाद, जब वो समाजवादी पार्टी के मंच पर ही अगर मान लिया जाए खड़े होकर बात कर रहे होंगे, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जाति की राजनीति पर हावी होगी? और अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव जो पिछले कई महीनों से अपने पीडीए की धार तेज कर रहे हैं, उस एजेंडे को नुकसान होगा? उन्होंने कहा बाहर सवाल, हालांकि सवाल लिया गया, तब उन्होंने कहा मैं तो मोहम्मद का पैरोकार हूं, मैं तो मोहम्मद का पैरोकार हूं। वो बात तो खैर एक उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, लेकिन जो अंदाजे बयान है, जिस तरह की तकरीरें करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, तो ये भी एक चर्चा है कि ऐसा हो सकता है। सकते हैं और इनको गलत भी नहीं कहा जा सकता है। राजनीति में सब संभव है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा अपना तजर्बा है, आजम खान गंभीर राजनेता हैं। वो सियासत के मिजाज को भांपते हैं। आजम खान अपनी ओर से कोई इस तरह की कोशिश नहीं करेंगे जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो या माहौल खराब हो। ये अलग बात है कि उनकी तकरीरें बड़ी बहुत ज्यादा हार्श बहुत बार होती रही हैं। उन्होंने बहुत कठोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि आजम खान के मंच पर आने से, खास तौर से चुनावी वक्त पर या चुनाव के पहले, इस तरह का माहौल नहीं बनेगा। हालांकि ये जान लीजिए कि इस तरह का माहौल जब बनता है, आप सही कह रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या इस सोच वाली पार्टियों का हमेशा नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी फायदे में रहती है। ये हम लोग देख रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हुए 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ही। लेकिन अकेले ऐसे किरदार आजम खान नहीं हो सकते हैं जिनकी वजह से इस तरह का माहौल बने। और आजम खान इस तरह की कोई बात करने का रिस्क भी नहीं ले सकते हैं जिससे माहौल ज्यादा संजीदा हो जाए और उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़े। फिलहाल ये तो बहुत बाद की बात है, और लेकिन आज तक तो कभी देखा नहीं गया कि इस तरह से वातावरण बने। हाँ, ये अलग बात है कि 2014 का मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान ही मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, और मुजफ्फरनगर के दंगों में
जो आजम खां की बहैसियत एक वजीर जो भूमिका थी उस पर भी सवाल उठे थे, और ये कहा गया था कि इनकी भूमिका को लेकर के वहां प्रतिक्रिया बहुत अधिक हुई है। लेकिन दंगे जैसे हालात तो कहीं है नहीं, न इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दावा करती है कि उसका लॉ एंड ऑर्डर पर इतना मजबूत दखल है कि उत्तर प्रदेश में दंगे हुए नहीं। वाकई उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए हैं। इस तरह की जो ध्रुवीकरण की स्थिति बनती है नीरज जी, वो मेरे विचार से जो दंगे के हालात या दंगों की सीरीज हो जाए, इस तरह के हालात होते हैं तब बनते हैं किसी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी से या उसकी तकरीर से। और वैसे भी एक बात ध्यान रखिएगा, कड़ा बोलते हैं आजम खान, थोड़ा कभी कभी बेअंदाज भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं जिससे अमन चैन को कोई नुकसान तत्काल प्रभाव से खतरा खास पैदा तौर हो। पे कहें जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे। जी 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 जी। एक सवाल और है इस पूरी चर्चा के अंदर पिछले कई दिनों से चल रही आजम खान से जुड़ी हुई राजनीति, उसमें एक किरदार और जिसका बार बार, एक नेता जिसका और बार बार नाम आया, वो चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर ने जेल में जाकर, सीतापुर जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात भी की थी। चंद्रशेखर आजम खान के परिवार से भी मिले थे। चंद्रशेखर की राजनीति पिछले दिनों की उस पर नजर डालें तो ये दिखता है कि वो जिस दलित राजनीति के चश्मे से उन्हें देखा जाता है, वो उससे बाहर निकलकर अपना बेस मुस्लिम वोटरों तक बढ़ाना भी चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये कॉम्बिनेशन उन्हें सूट भी करता है। तो क्या चंद्रशेखर आजम खान की भविष्य की राजनीति में कोई रोल निभाते हुए आपको नजर आते हैं? सप्लीमेंट्री सवाल यह है कि आजम खान के बेटे की बात चूंकि आपने की थी, उनकी राजनीति की, तो यहां पर तो ज्यादा चांस है, हो सकता है कि वक्त कुछ ज्यादा लगे लेकिन उम्र भी साथ है, तो यहां पर एक उभरती हुई पार्टी में ज्यादा अहमियत के साथ उनके बेटे भी एक भूमिका पा सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं चंद्रशेखर में इतना पोटेंशियल नहीं देखता हूँ। दूसरी बात, चंद्रशेखर को अगर मुस्लिमों में पैठ बनानी है तो उनको तिनके कोशिश करनी पड़ेगी, शुरू करनी पड़ेगी, जिसके परिणाम और परिणामों के संकेत मिलने में भी वक्त लगेगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक बड़ी स्टैब्लिश्ड पार्टी और स्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी है जो जिनके पीछे मुसलमान दीवाना है, तो इसकी तुलना तो नहीं की जा सकती। एक आध छोटे पॉकेट में चंद्रशेखर जरूर प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर और आजम खान का कोई कॉम्बिनेशन बने या किसी क्षेत्रीय स्तर पर या किसी मंडल के स्तर पर अब कॉम्बिनेशन बनाने की उम्र और समय ये आजम खान का नहीं रह गया है। और आजम खान कभी यह नहीं चाहेंगे कि उनकी तो उम्र हो गई, उन्होंने तो जिंदगी लंबी गुजार ली, इतनी बार 10 बार विधायक रहे, 2 बार पार्लियामेंट में रहे, 3 बार, तो उनको तो अब कुछ है नहीं। उनको अपने बेटे को देखना है तो अपने बेटे को सुरक्षित कहीं ऐसे सॉलिड ब्लॉक में रखेंगे जो पहले से ही स्थापित है। वो कहीं इस तरह का प्रयोग करने की स्थिति नहीं है। क्या आजम खान वो रास्ता हो सकते हैं जिसके जरिए चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ अपने रिश्तों को दोबारा सामान्य कर पाए, उनके साथ किसी तरह का कोई गठबंधन तलाश पाए अगले चुनाव में? मुझे इसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश नजर नहीं आती, लेकिन ये राजनीति है साहब। इस राजनीति में जब ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव के दौरान सीधे सीधे इनके ऊपर आरोप लगा कि मां बहन की गालियां भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, अगर वो आकर के भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं से मिल सकते हैं, तो फिर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वैसे भी राजनीति में, क्षमा कीजिएगा, निम्नता का स्तर, गंदगी का स्तर, नैतिकता त्यागने का स्तर इतना गिर गया है साहब, यहाँ कभी कुछ भी हो सकता है। कोई किसी के साथ जा सकता है। आपके प्लेटफॉर्म पर आज कोई बाइट दे रहा होगा, बयान दे रहा होगा किसी पार्टी के लिए, और अगले दिन जो आपके यहाँ बाइट आए
वो किसी और पार्टी की ओर से आए। तो यहाँ कुछ भी संभव है। इस राजनीति का और राजनेताओं का तो ये तो कुछ को कहा नहीं जा सकता, लेकिन जी, राजनेता इतने चतुर तो होते हैं कि जहां उनको अपना भविष्य बेहतर नजर आता है वहीं ज्यादा फोकस करते हैं, वहीं कंसंट्रेट करते हैं। तो आजम खान के मामले में भी ऐसा ही होगा, हम समझते हैं। और बाकी इतना तो जानिए, अब चंद्रशेखर का आपने जिक्र किया। चंद्रशेखर का आज तो फिर चंद्रशेखर सोशल मीडिया में बड़ी सुर्खियों में दिखाई पड़ रहे हैं। मैं देख रहा था आज बहुत ज्यादा सुर्खी में है। वो खैर उनकी बिल्कुल राजनेता की ऐसे तो कोई निजी जिंदगी नहीं होती, लेकिन अपनी एक निजी जिंदगी के एक अध्याय को लेकर वो सोशल मीडिया पर तो बने ही हुए हैं। तो हेमंत जी, दो बातें आपसे बातचीत के बाद साफ है कि एक तो एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह, एक मैच्योर राजनीतिज्ञ की तरह अखिलेश यादव आजम खान को साथ लेने में, आजम खान से मिलने में और उन्हें अपनी पार्टी में बनाए रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी साफ है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर अखिलेश यादव के चेहरे पर, समाजवादी पार्टी के नाम पर ही वोट दे रहा है। यानी कोई वोट खींचने के नजरिए से अहमियत आजम खान की उस तरह से नहीं है। फिर भी अखिलेश यादव आजम खान की जो पुरानी जड़ें हैं समाजवादी पार्टी में और जो एक पुराना रिश्ता है उसे ज़रूर निभाएंगे, ये मानना है हेमंत जी का। तो हेमंत जी, आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।